कि साहब ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है। हाँ। यहां तक कि ये जो यहां से नैरेटिव निकाला गया दिल्ली से, वो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि पाकिस्तान में टेरर अटैक हुआ है, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। दिस इज द काइंड ऑफ डैमेज दैट इज बीइंग डन। अब खुले एज क्लियर एज डे लाइट इसके पीछे पाकिस्तान है। मुजफ्फर और मुजम्मिल दोनों तुर्की गए थे। उकाशा जो उनका पाकिस्तानी हैंडलर था, उसको वो वहां पे मिले हैं, ठीक है। और वहां से रीजन है भारत से बदला लेने के लिए। भारत के इतिहास में आतंकवादियों के सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाम आप बता सकते हैं? बिल्कुल सही समझे, वही है। नाम बताना जरूरी तो नहीं। असल में आतंकवादी मोदी शाह को दो कौड़ी का मानते हैं, और मोदी शाह दो कौड़ी का मानते हैं भारत की जनता को, बिल्कुल दो कौड़ी का। दिल्ली धमाके के 72 घंटे बाद तक देश को नहीं पता कि हुआ क्या है। कोई जानकारी नहीं कि आत्मघाती धमाका है, बम धमाका था, किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल हुआ, कौन सा संगठन जिम्मेदार, पाकिस्तान के साथ इसका कोई लिंक है भी या नहीं, कुछ नहीं। इस पर एक राय ये लेना चाहती हूं और मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास जा रही हूं। सर, मुझे ये बताइए, इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास सामने आ रही है उससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है एक पाकिस्तान लिंक। पहले तो मैं आपसे यह पूछूंगी, इस लिंक को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि यहां देश में कई ऐसी आवाजें हैं जो इस बात को कहना चाह रही हैं कि पाकिस्तान का जो लिंक है वो एक तरह से इस पूरे धमाके में पीछे हो जाए और राजनीतिक आवाजें आगे हो जाए। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप सुचरिता। कब से ये राग पहले आलाप हो रहा था कि साहब ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है। हाँ। यहां तक कि ये जो यहां से नैरेटिव निकाला गया दिल्ली से, वो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि पाकिस्तान में टेरर अटैक हुआ है, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। दिस इज द काइंड ऑफ डैमेज दैट इज बीइंग डन। अब खुले एज क्लियर एज डे लाइट इसके पीछे पाकिस्तान है। मुजफ्फर और मुजम्मिल दोनों तुर्की गए थे। उकाशा जो उनका पाकिस्तानी हैंडलर था, उसको वो वहां पे मिले हैं, ठीक है। और वहां से रीजन है भारत से गंभीर जो चीज है वो है बेटा, वो है आपकी जो कि गुजरात की मॉड्यूल थी, जो कि केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर राइसिल केमिकल के साथ प्लान कर रही थी। ये बहुत खतरनाक खुलासा है सर, होता हमारी वाटर सप्लाई में। केमिकल अटैक की भी एक पूरी तैयारी की जा रही है। मैं कह रहा हूं कि जी मैं एक मिनट, आई जस्ट फिनिश। वॉरफेयर करता है। अब ये जो आप बात कह रहे हैं, यहां तो केवल बात हो रही है काइनेटिक कन्वेंशनल ऑपरेशंस की, और वहां पे लोगों की नानी मरी जा रही है। लोग कह रहे हैं नहीं साहब पाकिस्तान ने किया ही नहीं, ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है। दूसरे कह रहे हैं नहीं साहब ये तो राजनीति है। इस तरह के बयान आ रहे हैं कहानी अब हमारे देश से नैरेटिव निकल रहे हैं, देश से नैरेटिव निकल रहे हैं। दैट्स द पॉइंट मेजर जनरल बख्शी, जो आप बात कह रहे हैं देश से नैरेटिव निकल रहे हैं। मैं एक बार कर्नल रोहित चौधरी के पास जाऊंगी, क्योंकि कर्नल रोहित, मैं आपसे ये पूछूंगी, जो बयान आए हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए हैं, ये कहना कि दिल्ली विस्फोटों के बारे में संदेह है, बम विस्फोट 10 तारीख को हुआ और बिहार में 11 तारीख को चुनाव थे, यह कहना कि बीजेपी इसका इस्तेमाल करना चाहती है, ये इस तरह के बयानों से क्या होगा सर? क्या ये बयान एक सामने खड़े हुए पोटेंट डेंजर और एनिमी को सीधे क्लीन चिट नहीं देते? देखिए सुचारिता जी, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर मुद्दा सबसे बड़ा जो देश में होना चाहिए कि आज हमारे देश की कैपिटल जो है वो भी सुरक्षित नहीं है। जो टेरर मॉड्यूल है वो जेएनके से चलकर दिल्ली एनसीआर यहाँ पर चारों तरफ, चाहे वो एक्सप्लोसिव को लाना हुआ, चाहे वो टेररिस्ट को यहाँ पे इम्प्लांट करना हुआ, ये सब चीज जो है ये कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी एक सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस फेलियर है, जो कि हमने पहलगाम में देखी थी। और पहलगाम में उस दौरान में कोई भी वहां पे सिक्योरिटी का आदमी 40 से 45 मिनट तक नहीं था, और उससे कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कर्नल चौधरी, मैं आपसे सहमत हूं, मैं आपसे सहमत हूं। इट इज अ वेरी बिग सिक्योरिटी लैब्स, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, मैं बार बार कह रही हूं। लेकिन मैं आज के समय में
आज के समय में क्या इस तरह का बयान आपको सही लगता है, जो यह बताने की कोशिश कर रहा हो, एक वर्ल्ड नैरेटिव क्रिएट होता है सर ऐसे बयानों से कि यहां देश में बैठे हुए कुछ लोग करा रहे हैं इसे? ये आपके नेताओं के बयान है और आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सर। आपको देखिए, ऐसा है कि आप किसी भी चीज को होलिस्टिकली इवेल्युएट करिए। एक तो हो गया ऑपरेशनल इंटेलिजेंस लैप्सेस, सिक्योरिटी लैप्सेस, हमारे 13 लोगों की जाने गई है, उनकी जिम्मेदारी, उसकी अकाउंटेबिलिटी, ये फिक्स करना बहुत जरूरी है। उस पर तो बहुत सवाल है, मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछूंगी, प्रेम शुक्ला जी को भी स्क्रीन पर लीजिए। दूसरी चीज जहां तक बात है, ये भी एक और बड़ा इशू है कि हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के समय कहा था कि हमारे ऊपर कोई भी अटैक किया जाएगा, टेरर अटैक होगा, तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा अटैक है और ये एक्ट ऑफ वॉर के बराबर है, तो इसमें पार्लियामेंट को बीच में इन्वॉल्व करना जरूरी है। 140 करोड़ हमारे देशवासियों को बताना जरूरी है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कर्नल चौधरी, आप मेरे सवाल को डक कर रहे हैं? कर्नल चौधरी, मेरा बड़ा क्लियर सवाल है, अभी एक बम ब्लास्ट हुआ, उसकी जांच है, उस पर बहुत सारे सवाल सरकार को घेरते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब आपके नेता और विधायक इस तरह की बातें करेंगे कि दिल्ली विस्फोटों के बारे में तो हमें तो संदेह है, ये चुनाव में माइलेज के लिए कराया गया, तो क्या ये बयान डेंजरस नहीं है? जी, इसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है? ब्लास्ट के लिए 48 घंटे। देखिए, आप ना गलत बातों को ना घुमाएं ना, मेरे साथ बिल्कुल स्ट्रेट बात है कि 48 घंटे तक सरकार ने पूरी तरह से ये नहीं बताया कि ये टेरर अटैक है, ये कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ। सर मैं घुमा नहीं रही, मैं आपका सवाल सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास लेके जाऊंगी, क्योंकि यहाँ सारे माइक ऑन है सर। इसमें कोई छुपाने या छिपाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ये टेरर अटैक है या नहीं है। तो ये सवाल उठेंगे, आप भी पूछेंगे, मैं भी पूछा। आप सर खबरदार नहीं देते जब कहते हैं कि होम ग्रोन टेररिस्ट हैं। मैंने तो पहले भी बहुत बार कहा था, चिदम्बरम साहब कह रहे हैं मैं तो होम ग्रोन टेररिस्ट है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये सिर्फ होम ग्रोन टेररिज्म है? इट हैज नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। दो पहलू है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी है और साथ में होम ग्रोन टेररिज्म। उसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, आतंकवादी जिम्मेदारी नहीं है। यानी 2004 से लेकर 2014 तक 3000 से अधिक निर्दोष नागरिकों की आतंकवाद में हुई मृत्यु के लिए उस सरकार की गॉड मदर श्रीमती सोनिया गांधी जिम्मेदार है। तो श्रीमती सोनिया गांधी का ट्रायल होना चाहिए था, अफजल गुरु का ट्रायल ही नहीं होना चाहिए था, अजमल कसब का ट्रायल ही नहीं होना चाहिए था। ये कहना चाह रहे हैं क्या? क्या बातें करते हैं लोग और क्यों करते हैं? आप देखिए, इनकी एक जो है सीक्वेंस है इन बातों का। समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ, सफदर नागौरी पकड़ा गया, लश्कर तोयबा का आतंकवादी था, उसने नार्को। आपसे सवाल इसलिए पूछेंगे क्योंकि एक विस्फोट होता है, गाड़ी विस्फोटक से लदी हुई घूमती है और पता नहीं चलता। सवालों का उत्तर दे रहे हैं सुचरिता जी। हाँ, बोलिए। हम उनके सारे सवालों का स्वागत कर रहे हैं और उसका उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, कर्नल चौधरी आपका भी माइक ऑन है, लेकिन पहले मैं उनको सुन लूं, उसके बाद मैं अनुराग जी के पास ले जाऊंगी ना, मौलाना साहब के पास। मैं सारे सवालों का स्वागत करता हूँ, लेकिन उसका उत्तर देने का तो अधिकार मुझे देंगे ना। ठीक है, बोलिए। सुचरिता जी, ये इतनी बौखलाहट किस बात की है भाई? असल में आतंकवादी मोदी शाह को 2 कौड़ी का मानते हैं और मोदी शाह 2 कौड़ी का मानते हैं भारत की जनता को, बिल्कुल 2 कौड़ी का। दिल्ली धमाके के 72 घंटे बाद तक देश को नहीं पता कि हुआ क्या है, कोई जानकारी नहीं कि आत्मघाती धमाका है, बम धमाका था, किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल हुआ, कौन सा संगठन जिम्मेदार, पाकिस्तान के साथ इसका कोई लिंक है भी या नहीं, कुछ नहीं। 72 घंटे लग गए ये बताने में कि जी आतंकी हमला ही था। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि आतंकी कौन थे, कहां के थे, इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक लेकर दिल्ली तक कैसे घुसते चले आए, मोदी शाह के बस का नहीं है इसे बताना। सच बात यह है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दबा कर खा रहे हैं और तान कर सो रहे हैं। आराम में खलल इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं। मतलब सोच कर देखिए कि देश की छाती पर विस्फोट होता है और 3 दिन गुजरने के बाद भी विस्फोट की पूरी कहानी सूत्रों के आधार पर घूम रही है। आतंकवादियों को भी पता है कि नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है उन पर नकेल कसना। वो अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाला आदमी है।
टीवी चैनलों के चिरकुट उसे भगवान बताते हैं और वो मानता है। आतंकवादियों को पता है कि वो भारत को कुछ नहीं बता सकते। क्या गजब की बात है कि देश सूत्रों के हवाले चल रहा है। गृह मंत्री खुद सूत्रों के हवाले बैठे हुए हैं। टीवी चैनलों और अखबारों में धमाके को लेकर जितनी भी कहानियां घूम रही सब सूत्रों पर आधारित है। एक भी टीवी चैनल या अखबार इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि ब्लास्ट को लेकर जो कहानियां वो गढ़ रहे हैं वही सच्चाई है। अच्छा, एक बात कमाल की है, जो लोग सूत्रों के आधार पर यह नहीं बता सकते कि धर्मेंद्र जिंदा है या गुजर गए, वो कह रहे हैं कि सूत्रों के आधार पर हम आपको जैशे मोहम्मद की कहानी बता रहे हैं, हम धमाकों के बारे में बता रहे हैं, हम गृह मंत्रालय के बारे में बता रहे हैं। मतलब कमाल है इनके सूत्र। दिल्ली पुलिस की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। एनआईए और एनएसटी की तरफ से भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं। ब्लास्ट के 3 दिन बाद भी सब हवा हवाई है, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री ही हवा हवाई है। गृह मंत्री की तो जाने ही दीजिए, वो किसी काम के नहीं है। देश के दिल पर हमला होता है, 12 लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं, 20 घायल होते हैं। हालांकि चश्मदीदों का कहना है कि मरने वाले 50 से ज्यादा थे, बोरियों में समेट कर ले गए उनके शव। लेकिन मोदी सरकार का मुंह नहीं खुलता। 2 दिन तक तो यही नहीं पता था कि आतंकवादी हमला है भी या नहीं। टीवी चैनलों में ब्लास्ट की खबरों की जलेबी छानी जा रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से एक भी आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ। इतनी बड़ी घटना की अगली सुबह बादशाह नरेंद्र मोदी भूटान के राजा के साथ बर्थडे केक का मजा ले रहे थे। वाह, बड़ा टेस्टी बना है। ब्लास्ट के 2 दिन बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक होती है। दिल्ली धमाके पर पहली बार एक प्रस्ताव पारित होता है कि यह एक आतंकवादी घटना थी। सोचिए, 2 दिन लग गया प्रस्ताव पारित करने में, क्योंकि मोदी के लिए देश पर हमला बाद में है, विदेश में मौज उड़ाना पहले, केक के चटखारे लेना पहले। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने सिर्फ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है। जी हां, निंदा प्रस्ताव, जिसमें आतंकी कार्रवाई की कड़ी आलोचना की गई है। इसकी जानकारी देने भी गृह मंत्री अमित शाह सामने नहीं आए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निंदा प्रस्ताव के पन्ने पढ़कर सुनाए। इस निंदा प्रस्ताव में लिखा है, देश विरोधी ताकतों ने 10 नवंबर को लाल किले के पास कार में धमाका किया। यह एक जघन्य आतंकवादी घटना है। अच्छा, नहीं बताते तो पता ही नहीं चलता। मंत्रिमंडल ने तुरंत और पेशेवर तरीके से इस आतंकी हमले की जांच के निर्देश दिए हैं, ताकि गुनहगारों और उसके सहयोगियों की पहचान की जा सके और उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके। यह गंभीरता है आतंकवाद पर सरकार की। अंदाजा लगाइए कि जिन आतंकियों ने इसे अंजाम दिया है वो कहां निकल गए होंगे। हंस रहे होंगे मोदी जी को, अमित शाह को और अजीत डोभाल को और राजनाथ सिंह को थैंक यू बोल रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। निकलकर भाग जाना विस्फोट के बाद मुमकिन है। विस्फोट के लिए इतना खुला मौका मुहैया कराने के लिए थैंक यू है मोदी जी। आखिर क्या वजह है कि हर आतंकी घटना के होते ही पाकिस्तान पर चढ़ बैठने वाली मोदी सरकार और उनके मंत्री संतरी सब इस पर खामोश हैं? टीवी चैनलों और अखबारों के पन्ने भरे पड़े हैं कि इस घटना में शामिल आतंकियों के पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद से लिंक है, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव में एक भी लाइन इस पर नहीं कही। आखिर मोदी को पाकिस्तान से ऐसी क्या मोहब्बत हो गई है? देश को कुछ तो बताइए। लेकिन इस खेल को समझिए, मोदी और सेना दोनों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, रक्षा मंत्री ने, खत्म नहीं हुआ है। याद कीजिए, इसी मोदी सरकार ने पहलगाम हमले के बाद किसी भी तरह की आतंकी घटना को एक्ट ऑफ वॉर मानने की शपथ ली है। तो अब अगर उन्होंने दिल्ली धमाके में पाकिस्तान का हाथ मान लिया तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बन जाएगा। घर में घुसकर मारेंगे कि लफाजियां करने वाली सरकार के समर्थक ही मैदान में कूद पड़ेंगे कि अब की बार तो पाकिस्तान में घुसकर उसे निपटा ही दो। नरेंद्र से सरेंडर बन चुके मोदी जुबानी जमा खर्च जो कर लें, असलियत यह है कि अब वो अपनी ही लफाजियों में बुरी तरह से फंस चुके हैं। आतंकवाद को एक्ट ऑफ वॉर घोषित करके मोदी सरकार अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुकी है। अब मोदी और उनके नकली जेम्स बॉन्ड को कुछ बोलते नहीं बन रहा है। पूरी मोदी सरकार को सांप सूंघ गया। मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। तो ना जाते ना महाराज, कनपट्टी पर कट्टा रख के थोड़े ना बुलाया था। ठीक कह रही है सुप्रिया सुले। आप तो केक खाने के लिए इस्लामाबाद से टेम्पू तक कहीं भी जा सकते हैं, वो भी बिना बुलाए। लेकिन टीवी वाले बाबू सवाल का गाना नहीं बजा रहे हैं। बिहार चुनाव में दूसरे फेज की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले 10 नवंबर को शाम 6:52 पर दिल्ली में लाल किले के पास धमाका होता है। घंटे भर में यह खबर टीवी चैनलों पर आग की तरह छा जाती है। हवाई किले बनाने में उस्ताद मोदी सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं।
टीवी चैनलों को आकाशवाणी करके महामानव की इच्छा बताई जाती है कि इस खबर को डाउन प्ले करना है। मतलब टीवी चैनल वाले खबर दिखाएं लेकिन रूटीन खबरों की तरह, जैसे कोई बड़ी बात नहीं हुई हो। लेकिन टीवी चैनल वाले चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि सोशल मीडिया में सब कुछ साफ हो चुका था। घटना थी ही इतनी बड़ी, इसमें किसी भी तरह की बहानेबाजी टीवी वालों की कोशिश करने से नहीं चलने वाली थी। बिना आग के धुआं धुआं करने वाले टीवी चैनलों के कलाकार रिपोर्टर घटनास्थल पर पहुंचते हैं भारी दबाव में सोशल मीडिया के। सबूतों को रौंदते हुए घटना की कवरेज की जाती है। भयावहता की कहानियां चैनलों पर आग लगा देती हैं। आनन फानन में सोते हुए गृह मंत्री अमित शाह को अपने आराम में खलल डालकर निकलना पड़ता है। वो अस्पतालों में घायलों की मातमपुरसी करते हैं, घटनास्थल का दौरा करते हैं और बयानों के नाम पर सूत्रों के हवाले से खबर देते हैं कि घटना में 8 लोगों की मौत हुई है। बिहार चुनाव से थके हारे लौटे गृह मंत्री के पास कहने के लिए एक पुख्ता बात नहीं थी। टीवी चैनलों के पास भी घटनास्थल की भयावहता के अलावा दिखाने को कोई जानकारी नहीं थी। देश के बड़े बड़े टीवी चैनल दिल्ली धमाके के बाद अभी की सबसे बड़ी खबर के नाम पर लाल रंग की लहकती पट्टियों में लिखी लाइनें जोर जोर से पढ़कर चिल्ला रहे थे, बस गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात की। वाह, तो दारोगा से बात करते हैं। ब्लास्ट के दूसरे दिन मोदी देश को अपने हाल पर छोड़कर भूटान के राजा का बर्थडे मनाने 8000 करोड़ के उड़न खटोले में बैठकर फुर्र हो जाते हैं। भूटान के राजा के साथ हंसी ठिठोली करने वाली तस्वीरें मोदी के भारी मन की गवाही देने के लिए काफी हैं। शानदार भोज के बाद डकार मारते हुए भारत की जनता से भागा हुआ प्रधानमंत्री एक निहायत बकवास किस्म की बात करता है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल तो यह है ना महामानव कि यह धमाका हुआ कैसे दिल्ली में? आतंकी आपकी छाती पर चढ़ कैसे बैठे? आप तो घुसपैठिया खोजने के मास्टर हैं ना। बिहार से लेकर झारखंड और असम तक यही चिल्लाते फिरते हैं, तो फिर अपनी नाक के नीचे क्यों नहीं देख पाए घुसपैठिया? जरा सोचिए कि देश आतंकवाद के दिए हुए जख्म में कराह रहा था और मोदी भूटान में अडानी को फायदा पहुंचाने वाले 4000 करोड़ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर साइन कर रहे थे। यह तो कहने की जरूरत ही नहीं कि मोदी और अडानी कितने गहरे वाले यार हैं। पूरा देश एक तरफ और अडानी अकेले एक तरफ। और मोदी तो मोदी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की नींद धमाके के दूसरे दिन जाकर खुलती है। तो कहने का मतलब यह है कि मोदी पाकिस्तान का नाम लेने में बिल में क्यों दुबक गए? आखिर क्यों जैश ए मोहम्मद का नाम सूत्रों के हवाले से मीडिया में उछाला जा रहा है? सरकार क्यों नहीं ले रही है संगठन का नाम? सरेंडर मोदी की पोल पट्टी खुल चुकी है और सबसे ज्यादा खुली है आतंक के आकाओं के बीच। उन्होंने हुलस कर कहा है कि मोदी का मतलब है नाम सामने ना आने की गारंटी, जान न जाने की गारंटी और पकड़े जाने का तो सवाल ही नहीं। वो जानते हैं कि देश की जनता सिर पटक के मर जाएगी, लेकिन मोदी जी ना नाम बताएंगे, न पहचान बताएंगे और ना ही ये बताएंगे कि ये काम किया किसने है। और लाल किले के हमले में तो आतंकी हमला बताने में ही उनकी हवा टाइट हो गई और अब तो पाकिस्तान का भी नाम लेने में 56 इंची ढिंचिक महामानव का गला सूख जाता है। इसीलिए आतंकवादियों ने खुले मन से कहा है, थैंक यू मोदी जी, भारत में आतंकवाद का परचम लहराना इतना आसान कभी नहीं था। जैसा कि आपने देख लिया जन्नत बख्शी किस तरह रो रहा है कि ट्रम्प का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो भारत में सिलेंडर फटा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई गई है। मतलब ये सुनते ही जन्नत बख्शी चीख उठा, रोने लगा। ये क्या हमारा कोई अहमियत नहीं है, ट्रम्प ने ऐसे कहा है। मतलब कि जन्नत बख्शी को पता है कि वो तो गोदी मीडिया हमेशा झूठ बोलता है और नफ़रत फैलाता है जो है ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़। आज के लिए इतना ही। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।